आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। जनूबी कश्मीर के जिला शोपिया के मलूरा गांव में कल से जारी एनकाउंटर आज खत्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इस एनकाउंटर में इलाके में छिपे अंसार गजवत उल हिंद के जिला कमांडर बुरहान कोका समेत 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। हालांकि इस मुठभेड़ में मेजर समेत 3 फौजी जवान, जिसमें 2 एसओजी जवान जबकि 1 सीआरपीएफ का जवान व 2 शहरी भी जख्मी हो गए हैं। फौजी जवानों को जहां इलाज के लिए फौजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, तो वहीं जख्मी शहरियों का भी मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने मारे गए तीनों दहशतगर्दों की लाशें और उनसे बरामद हथियार और गोला बारूद को अपने कब्जे में ले लिया है। अफसरान के मुताबिक मंगल को शाम से जारी इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को देर रात को ही ढेर कर दिया था। एक दहशतगर्द बचा था जो रुक रुक कर सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी कर रहा था। सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीसरे दहशतगर्द को मारने के लिए मकान को उड़ाने का फैसला किया। इस पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे नाकाम कर दिया, जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे। इलाके का मुहासरा लगातार किया जा रहा है। 16 घंटे की तवील झड़प जो कि मलहोरा शोपियान में शुरू हुई थी वो इख्तिताम पजीर हुई। जी हाँ, कल दोपहर 3:30 बजे RR55 एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मलहोरा गांव को अपने मुहासरे में लिया। उन्हें एक मुसद्दी का इतला थी कि उस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस एक सस्पेक्टेड मकान की तरफ पहुंचे तो छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने फौज पे अंधाधुंध फायरिंग की। फौज ने रिटालेट किया और इसने एक झड़प की सूरत हाल इख्तियार की। पूरी रात ये झड़प चलती रही और अभी इस वक्त ये तसादुम आराई जो है ये खत्म हो चुकी है। इस तसादुम आराई में 3 मिलिटेंट जो हैं वो जान बहक किए गए। अभी पुलिस की जानिब से इनकी शिनाख्त को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। हालांकि हमारे सोर्सेज के मुताबिक इन तीनों मिलिटेंट्स का ताल्लुक जो है वो अंसारुल गज़वत हिंद के साथ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इनकी पहचान कब तक करेगी और इन मिलिटेंट्स के बारे में कब ये साफ होगा कि क्या ये मिलिटेंट्स लोकल है या फॉरेनर हैं। ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल मिला के 16 घंटे की तवील झड़प में 3 मिलिटेंट जो हैं उनको जान बहक किया गया है। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, शोपियान। ज़्यादा अपडेट के साथ दाऊद नाइक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दाऊद नाइक, तो कहा जा सकता है कि मंगल दोपहर से जो एनकाउंटर शुरू हुआ था उसमें कामयाबी हाथ लगी है हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को। हालांकि जो हमारे जवान शहीद जख्मी हुए हैं उनकी क्या हालत है? जी शहबाज, मैं आपको बता दूं कि तसादुम आराई में कुल 3 मिलिटेंट जो है उनको जान बहक किया गया। इसके अलावा एक सिपाही जो है वो मामूली तौर पर जख्मी हुआ। बेसिकली आज सुबह सवेरे का ही वाक़ा है। एक मिलिटेंट जो था वो डबरिज के नीचे छुपा हुआ था और जो ही अब फौज ने वो डबरिज के नजदीक आने की कोशिश की तो मिलिटेंट जो है वो डबरिज से बाहर आया और उन्होंने गोली चलाई। वो फोर्सेस के बाजू में लगी। वो मामूली तौर पर जख्मी हुआ और उन्हें इलाज व मुआवजे के लिए श्रीनगर के लिए मुंतकिल किया गया। जी, क्या इस ऑपरेशन में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये शोपियान में दूसरा एनकाउंटर हुआ जहां पे हमने देखा है कि मुकामी लोग जो है मुकामी खुसूसी तौर पर मुकामी लड़के जो है वो जमा हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की। हल्का सा पथराव भी हुआ। तो सिक्योरिटी पुलिस और सीआरपीएफ जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगी हुई थी और RR55 ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। जी, जो जख्मी हुए हैं हमारे जवान, उनको किन अस्पतालों में दाखिल किया गया है? जी बिल्कुल, वो मामूली तौर पर जख्मी हुआ। पहले उसको फर्स्ट एड वहीं पे दिया गया, बाद में उनको कैंप की ओर लिया गया। ये बात जाहिर साफ नहीं हुई कि उसको किस हॉस्पिटल में लिया गया, लेकिन उनकी हालत जो थी स्टेबल थी और मामूली तौर पर उनके बाजू में गोली लगी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो मंगल से ये एनकाउंटर शुरू हुआ था उसमें कामयाबी हाथ लगी है हमारे, और जो दहशतगर्द थे, जो मिलिटेंट थे, वो मारे गए हैं। साथ ही साथ एक मिलिटेंट जो बाकी बचा था वो उस मकान को उड़ाने की फिराक में था जिसमें वो छिपा हुआ था। हालांकि वो जो उसका मंसूबा था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। सिक्योरिटी एहलकारों ने उसके ऊपर फायरिंग की और उसको भी ढेर कर दिया गया। हालांकि हमारे सिपाही उसमें ज़ख्मी हुए हैं और जिनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, और मामूली तौर पर ज़ख्मी होने की खबर जिस तरह से हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक दे रहे थे।
कोरोना वायरस के सबब चल रहे लॉकडाउन के बीच एलजी के मुशीर फारूक खान ने आज जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी का दौरा किया, जहां उन्होंने तमाम आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। साथ ही जिला इंतजामिया राजौरी से मीटिंग की और कोरोना वायरस के खिलाफ तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया। इस मीटिंग में जिले के आला अफसरान और पुलिस अफसरान मौजूद रहे, जिन्हें ज़रूरी हिदायत दी गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी मशवरे दिए गए। एलजी के मुशीर ने पाकिस्तान की तरफ से चल रही फायरबंदी के खिलाफ वर्जी पर भी बात की और की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस वक्त सारी दुनिया इस वायरस से जूझ रही है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी उन गलीज हरकतों में लगा हुआ है और उसमें चाहे इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश करना या बॉर्डर्स पे ये फायरिंग वायरिंग और सब कुछ। हमारी फोर्सेस जो हैं वो चुप करके नहीं बैठ रही, वो इनका पूरी तरह से जवाब दे रही हैं। ये सिचुएशन भी रिव्यू हो रही है। जिसको कभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे हम, तो बंकर्स का काम मेरे को यकीन है कि डीसी साहब जो हैं यहाँ पे वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर कंप्लीट करवाएंगे। कोरोना बहरान के दौरान माह रमज़ान के इस पाक महीने में रोज़ेदार अपने घरों में ही रहकर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। अपने घरों में ही 5 वक्त की नमाज को अदा कर रहे हैं। साथ ही घरों में भी रोज़ेदार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। कैसे गुजर रही हैं रोज़ेदारों की रोज़मर्रा जिंदगी, पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और इस वबाई मर्ज के बहरान के दौरान माह रमज़ान की तस्वीर ही बदल गई है। लोग अपने घरों में ही 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। घरों में भी रोजेदार जिस्मानी दूरी का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। सरकार और उलेमा हजरात की तरफ से भी कहा गया है कि इस बार रोजेदार मस्जिदों में ना जाकर घर में ही इबादत का एहतमाम करें और लोगों में अपील का असर भी दिखाई दे रहा है और लोग अपने घर में रहकर ही 5 वक्त की नमाज को अदा कर रहे हैं। वहीं रियाज सलीम ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम पूरे साल माह रमजान के इस पाक महीने का इंतजार करते रहते हैं और मस्जिदों में एक साथ सभी रोजेदार इबादत और रोजा इफ्तारी करते थे, पर इस बार सब कुछ अपने घर पर ही रहकर करना पड़ता है। ना हम किसी के घर जा सकते हैं और ना ही कोई हमारे घर आ सकता है। हमारा रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और बड़े अच्छी तरह से चल रहा है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी रमज़ान हम बहुत अच्छे चल रहा है। नमाज भी घर पे पढ़ रहे हैं। सहरी और अफ्तार का बंदोबस्त भी बहुत अच्छा है। कुछ थोड़ा बहुत ये लॉकडाउन की वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी रमज़ान ठीक ही चल रहा है। तो ऐसा होता था कि हम एक दिन हम अपने बरादरी वाले रिश्तेदारों को घर पे बुला लेते थे तो अफ्तारी के लिए, तो दूसरे दिन वो हम उनके घर चले जाते थे। ऐसा इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ही घर में रह के अपने ही फैमिली में बैठ के तो बस सहरी और अफ्तारी हम कर लेते हैं। जी मीडिया से बात करते हुए घर की ख्वातीन का कहना है कि इस बार हमें लॉकडाउन के सबब रोजा इफ्तारी की तैयारियों को लेकर काफी परेशानी हो रही है। कुछ सामान ही नहीं मिल पा रहा। पहले रमजान के महीने में और इस बार के रमजान के महीने में काफी फर्क है। पहले हम काफी कुछ रोजा इफ्तारी के लिए तैयारी किया करते थे, पर इस बार ऐसा नहीं है। अब पहले से तो काफ़ी पहले हम काफ़ी अच्छा करते थे अपने घर में, हमें बाहर से काफ़ी सामान मुहैया होता था। लेकिन आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, उसका पालन भी करना पड़ता है हम लोगों को, तो उसी के चलते हुए हमें कम तैयारी करनी पड़ती है। जो घर में सामान होता है उसी के साथ हम थोड़ा बहुत चला लेते हैं। इस बार बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारा रमज़ान काफ़ी ऐसे ही गुजर रहा है, अच्छा नहीं गुजर रहा है, लेकिन चलो जो खुदा को मंजूर है वही होता है। एक्चुअली पहले हमें सब कुछ बाज़ार से मिल जाता था और सब मिल के रमज़ान सेलिब्रेट करते थे, बट इस बारी वैसे नहीं है। इस बारी थोड़ा अलग अलग अपने घरों पे रहकर ही सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। वहीं 12 साल के मोहम्मद हसनैन ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 साल से रोजे रख रहा है और पहले शाम होते ही मस्जिद में चले जाते थे और मस्जिद में काम करते थे, रोजेदारों को इफ्तारी कराते थे और पानी पिलाया करते थे। पर इस बार कोरोना की बीमारी के चलते लॉकडाउन है और हम मस्जिद में नहीं जा सकते। पहले हम मस्जिद में जाते थे, बहुत मज़ा आता था, काम करवाते थे मस्जिद में, इफ्तारी भी वहीं पे होती थी, नमाज भी पढ़ाते थे। पर अब वैसा नहीं है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करना पड़ता है, टाइम के हिसाब से ही घर पे रहना पड़ता है।
बाहर निकलना पड़ता है, जो भी काम होता है उसके हिसाब से जाना पड़ता है, टाइम के हिसाब से। यूं तो रमजान का महीना रहमत व बरकत और खैरात लुटाने का महीना है, लेकिन कोरोना जैसी वबा के बीच रमजान का असली जायका कहीं खो गया है। रमजान की वो रौनक नजर नहीं आ रही जो पहले देखी जाती थी। खैर, उम्मीद है कि जल्दी ही ये बहरान खत्म होगा और फिर से रौनकें लौट आएंगी। माह रमजान का पाक महीना शुरू होता ही पुंछ में सहरी टीम गलियों की मुख्तलिफ जगहों पर निकल आती है और इस टीम का यही मकसद होता है जो रोजेदार हैं उनको सुबह सुबह उठाना ताकि वो सहरी कर सके। लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार इनमें भी काफ़ी कमी आई है। जहां ये पहले काफ़ी तादाद में नौजवान और बुजुर्ग निकलते थे और गलियों में होते हुए लोगों को उठाते थे, लेकिन इस बार कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस बार 1 या 2 लोग ही सुबह निकलेंगे। अभी 2 बजे सुबह 2 बजे का टाइम है और ये टीम जो लोग हैं गलियों में निकले हैं लोगों को उठाने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं, इनका मकसद क्या है। सर आप ये बताएं, अभी सुबह 2 बजे हैं, आप निकले हैं गलियों में, क्या मकसद क्या है, क्या करते हैं? देखो जी, इससे पहले 50 साल हो गए ये टीम यहाँ सुबह सुबह सहरी के टाइम उठती थी। उसको उठाने के लिए सुबह सहरी के वक्त हम लोगों के घर के बाहर नाक करते थे कि उठो सहरी का वक्त हो गया। उसमें हमारा भी सवाब होता था, उनको भी सवाब मिलता था। इस वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से आजकल हम 3-4 आदमी उठते हैं अपने अपने मोहल्ले में जाके, अपने अपने जो ख़ास आदमी हैं जो सोए होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे हैं, बच्चों का यानी 10 साल के बाद रोज़ा रखना जायज़ है, फ़र्ज़ है उन पर, उनको उठा के भी हम रोज़ा रखाते हैं। इस रमज़ान महीने में हम यही दुआ करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, गौस आज़म दस्तगीर से, इस महीने की कोई दुआ रद्द नहीं जाती है कि अल्लाह इस कोरोना से पूरे आले इस्लाम, अहले हिंदू मुसलमान सबको निजात दिलाए, आमीन सुमा। लॉकडाउन के चलते इन्होंने अलग अलग टीमें बनाई हैं, 2-2, 3-3 जो ग्रुप बना, 2 बंदों का या 3 लोग का ग्रुप बना के हर मोहल्ले में ये निकल रहे हैं। कैमरामैन शहजाद भट्ट के साथ रमेश पाली, जी मीडिया पुंछ। कोरोना बहरान और लॉकडाउन के बीच लोग मुख्तलिफ परेशानियों का सामना कर रहे हैं और लॉकडाउन की बाजारी भी कर रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए लोग हर तरह की परेशानियां कर रहे हैं और बर्दाश्त भी उनको किया जा रहा है। लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने इस टाइम रखा है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है। तो लोगों को चाहिए कि वो घरों में रहे, बाहर न निकले। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो मज़दूर लोग थे, यहाँ पे मज़दूर पेशा लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे, तो उनका भी ख़ास ख्याल रखे, क्योंकि जो दिन को कमाते थे और शाम को खाते थे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका भी ख्याल रखे, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, तो वो उनको आगे कैसे चलाए। अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि जो ये बीमारी है तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो हर लोगों को चाहिए कि माह मुबारक में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें ताकि हम इस बीमारी से निजात पाए। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के सबब लोग रमज़ान का महीना अपने घरों में रहकर ही गुजार रहे हैं। वहीं पर लोग इबादत और रियाजत के साथ दीगर अज़ाकार व वज़ाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के सबब रमज़ान जैसे मुक़द्दस व रौनक महीने में भी लोग मस्जिदें जाने से कसिर हैं। मस्जिदों में रौनक नहीं रही और ना बाज़ारों में वो चहल पहल दिख रही है जो रमज़ान के ख़ासा हुआ करती थी। आज लोग अपने घरों में बंद हैं और लॉकडाउन की बाज़ारी करते हुए रोज़े सहरी और इफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं और खुदा से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस वबा से उन्हें निजात मिल सके। रब की रहमतें इस दुनिया पर बरसें जिससे लोगों की परेशानियां ख़त्म हो जाएं। हमारे नुमाइंदे ने इस पर मुख्तलिफ इलाके में रोज़ेदारों से बात की, उनके तअस्सुरात जानने की कोशिश की। फैमिली के साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं होता था। ऐसे मौके कम आते हैं जब सभी घर में एक साथ होते हैं, लेकिन इस बार ये लॉकडाउन में कि घर में सभी एक साथ हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी फैमिली हमारे साथ होती है। हम पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रोज़ा इफ्तार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम उनको बोलना चाहते हैं कि वो घर में रहें, वो ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि बाहर रहेंगे किस किस लोगों के कांटेक्ट में आएंगे कोई पता। ये महीना वो महीना है कि इस महीने में कुरान पाक जो हम नाजल हुआ था, तो इसलिए इसको बहुत बरकतों का महीना हम लेके चलते हैं। और दूसरी बात ये है, ये लॉकडाउन का जो बात है कि जितना हम लोग अपने आप में एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रखेंगे, ये बीमारी उतनी ही जल्दी ख़त्म होगी।
रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है। साल में एक बार ही आता है। फैमिली के साथ इस बार मनाने का बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन में सारे घर में होते हैं। तो अदरवाइज़ बात करें कोरोना की, तो कोरोना वायरस एक बीमारी का वायरस है जिससे हम सारों को बचना है, अपने आप को सेव करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर में भी रिवायती तरीके से इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में भी इफ्तारी करने का तरीका अब घरों तक ही महदूद होकर रह गया है। लोग अब घरों में रहकर ही इफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं। कश्मीर के रीति रिवाज अलग हैं और खान पान भी मुख्तलिफ है। ऐसे में हमारे नुमाइंदे ने रोज़ेदारों और इफ्तार का एहतमाम करने वालों से बातचीत की। आइए उनके तासुरात जानते हैं। जहां पूरे देश में लॉकडाउन के कारण जो लोग हैं, खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो इन दिनों जैसा देखा जा रहा था इससे पहले कि लॉकडाउन नहीं था, तब लोग क्या करते थे, तब कई तरह की ट्रेडिशनल तरीके से लोग जो हैं अपने इस रमज़ान के महीने में इफ्तारी और सहरी का अहतमाम करते थे। और कई सारी चीज़ें जो हैं, लजीज चीज़ें वो यहाँ पे रखी गई हैं, जिनमें ख़ास तौर पर यहाँ पे फल भी रखे गए हैं, केले हैं, और दूसरे जो हैं यहाँ पे ये जो शीर खुरमा है और उसके साथ साथ ये हलीम है, हैदराबादी डिश हैं। अमान साहब, हमें ये बताइए कि इसमें क्या क्या, कैसे आपने ये अभी आप इफ्तारी करते हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने बहुत सारी डिशेस रखी हैं, लेकिन खुदा न खासा ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब रोज़ाना इतनी डिशेस नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें एहसास होना चाहिए कि किसी घर में शायद थोड़े डिशेस भी होंगे। ये डिशेस जो हम डिस्प्ले किए हैं, शायद इसलिए डिस्प्ले किए हैं कि कश्मीरी लोग आर गुड एट ईटिंग, वो लोग बहुत अच्छा खाना पसंद करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कश्मीरी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर की हैं। जैसे अगर हम देखा जाए तो हम एक्चुअली मुसलमान क्या करते हैं, खजूर से रोज़ा खोलते हैं। खजूर तो पूरी दुनिया में हर जगह पे आपको वही दिखेगा। और उसके बाद हमारी कश्मीरी जो है वो जैसे ये दूध में बनाया जाता है सीड्स का, उसे हमें बबरी पोल बोलते हैं। मैडम, आप बताइए कि अभी कैसा आपका शेड्यूल चल रहा है इस रमज़ान के महीने में? एक्चुअली मैं अकेले नहीं करती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स दे आर हेल्पिंग मी, तो वो लोग हमको हेल्प करते हैं। मेरी मदर इन लॉ, तो थोड़े थोड़े मिलजुल के हम सब बनाते हैं। ऐसे में आपको समय मिलता है इन घर के कामों में? टाइम निकाल लेते हैं ऐसे ही, मतलब वहाँ पे भी यहाँ पे भी होता है हमारे से। कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो स्थिति अभी देश में बनी हुई है, उसके बावजूद बहुत ही मुश्किल समय होता है जब आप इन जैसे कामों के लिए निकालते हैं और फिर इस तरीके के एहतमाम करते हैं, ख़ास तौर पर इफ्तारी के समय। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। आरसपुरा में बिजली की तारों के चलते हर वक्त खेतों में लहरा रही फसलों में आग लगने का खतरा बना रहता है। इससे सबसे ज़्यादा किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि तारें खेतों के बीचों में से होकर गुजरती हैं, जिससे ज़रा सी भी हवा चलने पर तार खेतों में गिर जाती हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से हर साल खेतों में आग लग जाती है और किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और इस बारे में कई बार बिजली महकमे को इत्तला भी दी गई, लेकिन अभी तक इस मसले का हल नहीं किया गया है। उन्होंने इंतज़ामिया से इस परेशानी का हल निकालने और इस तारों को बदलने की अपील की है। ये जो तारे हैं ना, एक तो खंबे जो है बहुत दूर दूर लगे हुए हैं, मतलब स्पेन दूर दूर बड़ा लंबा वाया है, तो ये जो तारे ढीली हैं, एक तो टूटती है, दूसरा हवा थोड़ी सी हवा चलती है, आपस में टचिंग होती है और चंगेड़ा पड़ता है, आग लग जाती है। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। शायद आप सुनते होंगे हर साल जो है स्लेट का नुकसान होता है, पूरा जो है एरिया ना पूरा बर्बाद हो जाता है। तो हमारी अपील है कि इसके ऊपर एक्शन किया जाए और हमारी तारों का बंदोबस्त किया जाए। बिजली डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हर साल हमारी जो गेहूं की फसल है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की लपेट में आ जाती है और मौके पर दमकल की गाड़ियां ना पहुंचने की वजह से फसल का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कि मैं यही अपील करता हूं कि जो तारों की मरम्मत जो है वो समय से की जा सके, ताकि आग की चपेट में आने से फसल को बचाया जा सके। माना जाता है कि सेब सनत को कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। शोपियां और पुलवामा का सेब कश्मीर की कौमी पहचान है, लेकिन शोपियां के सेब बागात को कीड़े लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है और किसानों को लागत की रकम के बराबर भी पैसा नहीं मिल रहा है। साल 2019 में आर्टिकल 35 से और 370 के हटाए जाने के बाद वादी में फल पैदावार के लिए कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि रियासत में पहले आर्टिकल 370 हटने के बाद बंदी थी, तो अब कोरोना के सबब पूरी रियासत में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से किसानों को खेती
के लिए ज़रूरी सामान भी मुहैया नहीं है। इसके अलावा वादी का सेब कश्मीरी रियासतों तक, दूसरी रियासतों तक दरअसल नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ पर भी हिंदुस्तान की मंडियां जो है वहां तक इनका एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मंडी तक माल जाता भी है वहां पर भी उसकी बिक्री उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से रेट थी, क्योंकि लोग आ नहीं सकते हैं, लोग चल नहीं सकते हैं। ये जो है लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से कोई सुविधा नहीं है। अभी तक हमने हमारे स्टोर, मैंने आपको पहले कहा, मेरे स्टोर में 2.5 लाख क्रेट्स होते हैं, तो 2.5 लाख में हमने तकरीबन 1 लाख निकाला था। तो लॉकडाउन के बाद हमने अभी तक 30,000, 35,000, 40,000 तक हमने निकाले। अभी हमारे पास 1 लाख क्रेट है जो अभी स्टोर में है और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द निकले। कश्मीर की पहचान यहाँ का सेब माना जाता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री हिट हुई है और अब लॉकडाउन की वजह से यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि अगर सरकार वाकई में उनके वेल विशर्स है तो सरकार को चाहिए कि वो फ्रूट ग्रोवर्स को स्टोर के खर्चे में देने में थोड़ी सी मदद करे ताकि उनके घर में भी रोटी और चावल मुतासर ना हो।